विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। शिव शंकर हे करुणाकर परमानंद महेश्वर हे शिव शंकर हे करुणाकर हे शिव शंकर हे करुणाकर परमानंद महेश्वर मेरे भीतर तुम गाते हो मेरे भीतर तुम गाते हो सुन लो तुम अपना ये स्वर हे शिव शंकर हे करुणाकर परमानंद महेश्वर। 10 जून 2019 भारतीय फिल्म जगत के, कन्नड़ साहित्य जगत के एक बहुत बड़े कलाकार को हमने खो दिया। गिरीश कार्नाड 10 जून को हमारे बीच नहीं रहे। मनीषा जी, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था जी। कुछ बचपन भी महाराष्ट्र में बीता, इसलिए प्राथमिक शिक्षा भी उन्होंने मराठी माध्यम से पाई। उसके बाद वो कर्नाटक गए, सिरसी में पहले और उसके बाद धारवाड़ में। तो जहां जहां रहे वहां जब जब मौका मिलता वो स्थानीय कलाकारों से मिलते रहते, उनसे जुड़ते रहे और लोक कलाओं ने उन्हें बहुत अधिक आकर्षित किया। एक और बात जो गिरीश कार्नाड जी के जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, वो है उनके जीवन में उनकी माता जी का प्रभाव। जी। उनकी माता जी के दूसरे विवाह की ये संतान थे, लेकिन स्वयं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी माता जी ने उन्हें कभी महसूस नहीं होने दिया कि उनके जो बड़े भाई थे वो उनके हाफ ब्रदर थे, यानी एक फर्क उन्होंने कभी महसूस नहीं करने दिया। और दूसरी बात कि अपनी माता जी के जीवन के संघर्ष से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वो बहुत बहुत सम्मान करते थे उनके संघर्ष का, उनकी सिखाई हुई बातों का। उन्होंने बहुत सारी उनकी जो यादें हैं वो अलग अलग इंटरव्यूज में बताई हैं, इसके अलावा लिखा भी है उन्होंने अपनी माताजी के संबंध में। तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किसी कलाकार के जीवन में कभी कभी अपने पेरेंट्स में से किसी एक का प्रभाव बहुत अधिक होता है, और गिरीश कार्नाड जी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। बिल्कुल मनीषा जी, उनकी माँ के संस्कार ही थे जिसके कारण गिरीश कार्नाड जी का व्यक्तित्व इतने खुले विचारों वाला और बहुसंस्कृतिवाद को मानने वाला था। जी हाँ, बहुत लिबरल एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं वो। और उनके नाटकों के बारे में भी कुछ अधिक जानकारी आप दें जयंत जी। बिल्कुल मनीषा जी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले इस लेखक ने मूलतः लेखन किया कन्नड़ भाषा में और उसका अनुवाद अन्य भाषाओं में होता रहा और सारे नाटक सभी भाषाओं में खेले गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्हें प्रसिद्धि मिली। जी हाँ, गिरीश कार्नाड जी को पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। सबसे पहला नाटक जो उन्होंने लिखा था वो महाभारत के एक पात्र ययाति पर केंद्रित था। ययाति के अलावा गिरीश कार्नाड जाने जाते हैं तुगलक और है वतन के लिए। उसके बाद 80 के दशक में जो नाटक उन्होंने लिखे वो भी सभी भाषाओं में अनुवादित हुए और उनका मंचन बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ और ये नाम है नागमंडल और तालेदंड। इसके अलावा गिरीश कार्नाड जी का दूरदर्शन के सीरियल्स में भी बहुत योगदान रहा। जी, कौन भुला सकता है उस नन्हे से नटखट बालक को जिसका नाम था स्वामी, और आर.के. नारायण लिखित कहानियों पर आधारित ये सीरियल था मालगुडी डेज। उसमें स्वामी के पिता की भूमिका गिरीश कार्नाड जी ने की थी और इसके अलावा एक साइंस सीरियल भी हुआ करता था, टर्निंग पॉइंट। जी हाँ, जिसे वो जब प्रस्तुत करते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई
वैज्ञानिक ही इसे प्रस्तुत कर रहा हो। गिरीश कार्नाड ने अपने निर्देशन की शुरुआत की थी फिल्म वंश वृक्ष से। 1971 में ये फिल्म आई थी और इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिंदी में बनाई कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के नाम हम आपसे साझा करना चाहेंगे। 1977 में आई थी गोधूली। 1984 में उनके निर्देशन में एक फिल्म आई उत्सव। और फिर गिरीश कार्नाड हमें बहुत सी फिल्मों में दिखाई दिए। कुछ महत्वपूर्ण हिंदी फिल्मों के नाम हैं निशांत, मंथन, स्वामी, पुकार। नागेश कुकनूर की कुछ फिल्मों में भी गिरीश कार्नाड साहब ने अभिनय किया। इसके बाद 2005 में आई इकबाल, फिर आई थी डोर। इसके अलावा तस्वीर, आशियां, एक था टाइगर और उसके बाद गिरीश कार्नाड 2017 तक सक्रिय रहे। आखिर में वे हमें दिखाई दिए थे फिल्म टाइगर जिंदा है। बहुत सी बातें हैं जो इस वक्त हमारी स्मृतियों के द्वार खटखटा रही हैं। जयंत जी, गिरीश कार्नाड जी के एक महत्वपूर्ण नाटक हैवदन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी कलाकार आलोक चैटर्जी ने। आलोक चैटर्जी स्वयं एक मंझे हुए अभिनेता और नाट्य निर्देशक हैं। उन्होंने हमसे गिरीश कार्नाड जी की कुछ स्मृतियां साझा की। टेलीफोन पर उनसे बातचीत की थी हमारे साथी यूनुस खान ने। आइए उस बातचीत को हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। गिरीश कर्नाड जी की पहली स्मृति मेरे दिमाग में है। 1981-82 रंगमंडल भारत भवन भोपाल में शुरू हुआ और कारण साहब उसके डायरेक्टर बन के आए, जो मेरे फिलोसफर गाइड एंड गुरु हैं। और कारण साहब ने 83 में हैवदन किया रंगमंडल में। तो हैवदन में मुझे देवदत्त की भूमिका उन्होंने दी और इसकी रिहर्सल गांधी भवन में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास भोपाल में हो रही थी रात के 10:30 बजे। तब एक लंबा सा आदमी कुर्ता पहने सफेद और घुंघराले बाल वाला वहां दाखिल हुआ। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हम लोग को कारण जी ने कहा था कि जब नाटक की रिहर्सल करो तो तुम्हारा ध्यान नाटक में होना चाहिए। तो रिहर्सल के बाद उन्होंने मिलवाया कि ये इस नाटक के लेखक हैं गिरीश कर्नाड और ये मेरे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और कन्नड़ थिएटर में इडिपस नाटक में इडिपस रोल देके मैं ही इन्हें स्टेज पे लाया था। तो गिरीश कर्नाड साहब ने पूरी रिहर्सल देखी और ही गेव मी अ वेरी 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 मच पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उन्होंने ये कहा कि कारण जी, देवदत्त के रोल को जो सोच के मैंने लिखा था, ये लड़का जो है ये उससे और आगे जाके कर रहा है। ये 20 साल की उम्र में गिरीश कर्नाड जी से तो आशीर्वाद मिल जाना मेरे लिए तो अमृत की बूंद जैसा था। और वो भी कारण जी बैठे। दूसरी उनसे मुलाकात मेरी हुई कलकत्ता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में, जब 1984 के अंत में हम लोग वहाँ क्रांतिकार समारोह जो रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता करवाते उसमें गए थे। तो वहाँ सॉल्ट लेक स्टेडियम में भी उन्होंने पूरा बैठ के रिहर्सल देखा था, शो देखा था। और फिर कारण जी ने बताया कि जब सिनेमा बनाना उन्होंने शुरू किया चोमना डोडी, तो गिरीश कर्नाड उसमें उनके साथ सह निर्देशक थे। और एक और फिल्म थी वंश वृक्षम, उसके भी सह निर्देशक कारण जी के साथ गिरीश कर्नाड थे। और इन दोनों फिल्मों के आर्ट डायरेक्टर बंसी कौल साहब थे, जो उसी समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकले थे और 24 साल के। तो ये एक इतिहास बनता है। और इसके पहले कारण जी ने गिरीश कर्नाड जी को एस्टेब्लिश तब कर दिया था जब उन्होंने स्वयं अनुवाद करके, जो एनएसडी वालों का एक ग्रुप था देशांतर दिल्ली में, तो देशांतर ग्रुप में 1971 में ये नाटक हुआ था। और इससे कारंथ और कर्नाड के दोनों एक साथ ऊपर राष्ट्रीय पटल पर उछले थे कि दो बड़े लोग आ गए। तो ये गिरीश जी के साथ बड़ी स्मृतियां नहीं। फिर कर्नाटक टूर हम गए थे। कर्नाटक टूर में 7 नाटकों का टूर था। तो वहाँ गिरीश जी हम लोग के साथ लंबे समय तक थे। वो रामकृष्ण हेगड़े, चंद्रशेखर खाम्बार, ये सब हम के साथ ही रहते थे। अच्छा, जब कर्नाटक का दौरा था, जाहिर है कि उस समय ज्यादा दिन तक साथ मिला था कर्नाड साहब का, तो उनकी शख्सियत के कुछ पहलू या कोई ऐसी घटना जो आपको याद है? मैं आपको उनके बारे में 2-3 चीजें बताता हूँ जो दरअसल लोग कम जानते हैं जी। तो वो थिएटर में और कारण जी को थिएटर में, उसके बाद गिरीश कर्नाड जी के मन में इच्छा हुई कि मैं नाटक की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाऊँ, अब्रॉड लंदन जाऊँ। उस समय थिएटर में कोई स्कॉलरशिप सरकार की नहीं थी, लेकिन एक स्कॉलरशिप थी कि जो एशिया में मैथ्स में टॉपर 3 होंगे उनको लंदन घूमने का मौका मिलेगा। तो थिएटर करने के लिए गिरीश कर्नाड ने मैथ्स लेकर उसमें एशिया में टॉप किया। तो वो ग्रेट मैथमेटिशियन भी थे। क्या बात है। उसके बाद वो लंदन जाके उन्होंने पूरा पढ़ा और जो टॉमस मॉन का नॉवल है ट्रांसपोर्ट ऑफ हेड्स, उसके ऊपर उनका नाटक आता है हैवदन, जो पूरी तरह से भारतीय लोक परंपरा और नृत्यों में गुथा हुआ है। तो ये थी स्मृतियां
गिरीश कार्नाड जी की हमसे बांट रहे थे प्रख्यात रंगकर्मी आलोक चैटर्जी। श्रोताओ, ये स्मृतियां हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपने भी हमारे साथ इन सभी यादों को संजोया। हम विविधा की ओर से, विविध भारती की ओर से इस महान कलाकार को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। गिरीश कार्नाड जी हम सबकी स्मृतियों में शेष रहेंगे। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। एक बात बोलूं मैं आपसे जयंत जी, कभी-कभी आपको नहीं लगता कि विविधा जो कार्यक्रम है इसमें विविधा के साथ स्मृतियों की झरोखे से या यादों की झरोखे से कोई ऐसा शब्द और जोड़ दिया जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम में स्मृतियां बहुत सारी ताज़ा होने लगती हैं और बहुत से कलाकारों की यादें हमें गुज़िश्ता बरसों में ले जाती हैं, पुराने दिनों में ले जाती हैं और इन पुराने दिनों की खुशबू हमारे आसपास बिखरने लगती है। आज ऐसी ही एक रिकॉर्डिंग मिली, जब मैं उसे ढूंढ रही थी तब न जाने क्यों वो जो पुरानी परतें धूल की जो है वो अलग होती गई और उसके अंदर से एक चमकता हुआ बहुत ही पाकीज़ा सा चेहरा उभरा। और ये सात्विक सा चेहरा कभी किसी पौराणिक कथा का पात्र होता है, कभी कोई ऐतिहासिक चरित्र होता है या किसी फिल्म में वो दिखाई देता है एक गायक के रूप में। झूमती चली हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। हो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, हो गई हैं मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते, और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा। जी हाँ, याद ही तो आए। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के मशहूर अभिनेता बैजू बावरा भारत भूषण जी की। भारत भूषण जी का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ था और आज विविधा में उन्हें याद करने की वजह यही है। श्रोताओं, जब हम इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं तब बहुत से कलाकारों की यादें हमारे आसपास हैं। तो सबसे पहली याद भारत भूषण जी की, जिनके बारे में कुछ बातें हमारे जयंत जी कर रहे हैं। जी मनीषा जी, बिल्कुल। भारत भूषण साहब का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ था। आपके पिता का नाम राय बहादुर मोतीलाल जी। बचपन में ही उनकी माताजी जाती रहीं और उनके बारे में एक बात बताएं, बड़े भाई साहब उनके जो थे रमेश चंद्र भूषण, वो एक फिल्म निर्माता थे असल में जी, और उनका स्टूडियो हुआ करता था लखनऊ में। जी हाँ, लेकिन भाई उनके चले गए थे अपने दादाजी के पास और भारत भूषण जी ने अपनी पढ़ाई की अलीगढ़ से। पहले तो आए कोलकाता
और वहां से फिर पहुंचे माया नगरी मुंबई। और बम्बई सपनों की नगरी में आकर उन्होंने अपनी किस्मत को आजमाना शुरू किया। श्रोताओ, भारत भूषण साहब के बारे में एक बात हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि उनकी जो पहली डेब्यू फिल्म थी जिसमें सबसे पहले वो दिखाई दिए, वो केदार शर्मा साहब की एक हिट फिल्म थी चित्रलेखा, जो 1941 में रिलीज हुई थी। मगर उस फिल्म के बाद मनीषा जी उन्हें लगभग एक दशक तक संघर्ष करना पड़ा दोबारा अपने आप को स्थापित करने के लिए। और जब दोबारा स्थापित हुए तो क्या शानदार तरीके से स्थापित हुए। फिल्म आई 1952 में बैजू बावरा, और जैसे भारत भूषण के नाम के साथ ये शब्द जुड़ सा गया। बिल्कुल, 50 और 60 के दशक के वे सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता थे। जी हाँ, और न जाने कितनी फिल्मों में भारत भूषण साहब ने काम किया। कुछ फिल्मों के खास तौर पर नाम लेना चाहें तो बैजू बावरा तो खैर है ही, संगीत सम्राट तानसेन, बसंत बहार या बरसात की रात। इसके अलावा वे दिखाई दिए नई उम्र की नई फसल, दूज का चांद, और एक और फिल्म उनकी हमें अक्सर याद आती है, वो है नूतन के साथ शबाब। जी, बहुत सुंदर गीत उस फिल्म के भी हैं। तो श्रोताओ, आज हम याद कर रहे हैं भारत भूषण साहब को, और एक रिकॉर्डिंग जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, और वो खास तौर पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। भारत भूषण साहब की खुद की आवाज एक रिकॉर्डिंग के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। तो आज इस इंटरव्यू को सुना जाए, और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस रिकॉर्डिंग में भारत भूषण साहब से बात की है मधुप शर्मा जी ने। भारत भूषण जी, फिल्मों में आने से पहले आप क्या करते थे? बीए पास करने के बाद मैं सीधा फिल्मों में चला गया, क्योंकि मुझे इसका शौक इतना ज़्यादा था कि मैंने और किसी चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिल्मों में आने का मौका आपको कैसे मिला? मैं बम्बई इस तलाश में आया था कि शायद किसी अच्छे डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हो जाए और वो मुझे कोई अच्छा रोल दे दें, और इसी सिलसिले में मैं महबूब साहब से मिला भी था और उन्होंने मुझे कुछ उम्मीद भी दिलाई थी। लेकिन उन्हीं दिनों मेरी जान पहचान मिस्टर आर शर्मा, जो कलकत्ते में भक्त कबीर पिक्चर बना रहे थे, उनसे हो गई। तो उस पिक्चर में उनको बनारस के प्रिंस के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी, और वो मुझे अपने साथ कलकत्ते ले गए। ये कब की बात है? ये शायद 1941 का जिक्र है। अच्छा भारत जी, ये बताइए कि फिल्मी कलाकार बनने के लिए क्या क्या खूबियाँ दरकार हैं? अपने व्यक्तिगत अनुभव से तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि संगीत से शौक होना, साहित्य से शौक होना अच्छा है, ज़रूरी है। इससे भाव प्रदर्शन में बड़ा सुविधा हो जाता है। लेकिन दो चीज़ और हैं, एक तो फिजिकल फिटनेस और दूसरा मैं कहूँगा इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। आदमी की अपनी पर्सनैलिटी हो, अपना व्यक्तित्व हो, अपने व्यक्तित्व की कुछ छाप हो, तो वो काफ़ी मदद करती है। कला का जिंदगी से क्या संबंध है? कला का जिंदगी से मैं समझता हूँ बहुत संबंध है। आदमी के अपने ऊपर जो कुछ भी जिंदगी में बीतती है, उसी के सहारे वो अपने व्यक्तिगत अनुभव के सहारे ही अपने भाव प्रदर्शित करता है, और उसी को आप एक्टिंग कह लीजिए या जो कुछ भी ठीक समझें, उसका मैं समझता हूँ जिंदगी से काफ़ी ताल्लुक है। भारत भूषण जी, आगे चलकर फिल्म डायरेक्शन का भी विचार है आपका? जी हाँ, अब धीरे धीरे मेरा पूरा इरादा उसी के लिए हो रहा है, क्योंकि निर्देशन करना एक अरसे के बाद बड़ा ज़रूरी हो जाता है। उससे हमें अपनी कला का विकास करने में भी बहुत सुविधा हो जाता है। कलाकार के रूप में जो कला का प्रदर्शन आप कर पा रहे हैं, उससे संतुष्ट नहीं हैं आप? नहीं, मैं ईमानदारी से आपसे कहूँगा कि पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों, होता क्या है, कभी कभी बड़े अच्छे रोल मिल जाते हैं तो उन्हें काम करने में आनंद भी आता है और कामयाबी भी मिलती है, लेकिन अच्छे रोल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर ख़राब रोल में उसमें बुरा नाम भी होता है और कुछ काम भी ठीक नहीं होता। भारत जी, देश की संकटकालीन स्थिति में कलाकार किस तरह सहायक हो सकता है? कलाकार बहुत तरह से ऐसी स्थिति में मदद कर सकता है, क्योंकि जनता कलाकार को जिस रूप में देखती है, अगर हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर कुछ देशभक्त सब्जेक्ट्स, स्टोरीज लेकर उनको पर्दे पे दिखाएं, तो उससे जनता में एक जागरण पैदा होता है, और हम बहुत सी चीज़ें जो हम किताबों के ज़रिए और वैसे नहीं कह सकते, हम स्क्रीन के ज़रिए जनता तक पहुंचा सकते हैं। आपको स्टेज से भी कोई शौक रहा? बहुत कम। अच्छा, और क्या क्या शौक हैं आपके भारत जी? सही माने में तो संगीत और साहित्य, इन्हीं चीज़ों से मुझे ज़्यादा दिलचस्पी रही है, और हाल में ही मुझे कुछ फोटोग्राफी का शौक ज़रूर से ज़्यादा हो गया है। कहना चाहिए किसी हद तक दीवानगी के आलम तक पहुंच गया है। अच्छा, गाते हैं आप? गाता था, अब छोड़ दिया। क्यों? अब भाई साहब, जिंदगी में इतनी चीज़ें आ गई हैं कि इतना वक्त नहीं मिलता कि गले की हिफाजत करूं और इतना रियाज करूं,
एक तरह कहना चाहिए ज़िंदगी में इतनी भगदड़ है कि वक्त के साथ भागना पड़ता है, उतना सुकून है नहीं। अच्छा, आपने अभी कहा था कि साहित्य से भी शौक है आपको, तो लिखते हैं आप कुछ? लिखता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी उसको पब्लिश कराने की कोशिश नहीं की। सब अपने पास लिख के रख लेता हूँ, ख़ास तौर से स्क्रीन के लिए स्टोरीज वगैरह का अपने हिसाब से कुछ करता रहता हूँ। अच्छा भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सब सुनने वालों की तरफ से। नमस्कार। नमस्ते। ये एक बेशकीमती इंटरव्यू था जो हमने अपने श्रोताओं के लिए आज प्रसारित किया जयंत जी। मनीषा जी। और अब आपको कोई ऐसा गीत याद नहीं आ रहा जयंत जी जिसे हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं और एक बार फिर भारत भूषण जी की अदाकारी को याद करें? किस गीत की बात करें? बैजू बावरा हाँ, या संगीत सम्राट तानसेन? कौन सा गीत सुने? मुझे लगता है बैजू बावरा का ही एक गीत सुनते हैं, क्योंकि भारत भूषण जी की पहली सुपर हिट फिल्म थी ये। जी जी, तो इसी का गीत सुन लेते हैं। चलिए। झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो, डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके। झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार, प्यार छलके झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। बैजू बावरा के इस बहुत ही मधुर गीत को सुनने के बाद एक गाना मुझे और याद आ रहा है। पता नहीं क्यों उस गीत को सुने बिना आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा। लता जी के साथ एक बहुत मधुर गीत है फिल्म शबाब का, जिसमें भारत भूषण के साथ अभिनेत्री थी नूतन जी। उस गीत को सुने, क्योंकि अभी हमने झूले की बात की। जी जी। और अब चंदन का पलना। बिल्कुल, देर किस बात की? ओ चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झूलाऊं निंदिया को तोरी, चंदन का पलना। शबाब के इस गीत में एक अजीब सी कशिश है और लता जी के साथ एक बहुत ही धीर गंभीर और सात्विक स्वर सुनाई देता है हेमंत कुमार का। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हेमंत कुमार मुखोपाध्याय की,
जो न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश में एक साथ चाहे जाते हैं, सराहे जाते हैं और आज तक हेमंत दा की आवाज हम सबके मन को बिंध जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीषा जी। हेमंत दा के बारे में अपने श्रोताओं को बताएं कि उनका जन्म 16 जून 1920 को बनारस में उनके नाना जी के यहाँ हुआ था, जो बनारस के एक बड़े माने हुए फिजिशियन थे। वैसे तो उनका परिवार जयनगर पश्चिम बंगाल का रहने वाला था जी। हेमंत दा की पढ़ाई लिखाई भवानीपुर में हुई और अपने पिताजी के कहने पर वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जादवपुर में दाखिल हुए इंजीनियर बनने के लिए। लेकिन हेमंत दा इंजीनियर कैसे बनते? उन्हें तो संगीतकार बनना था, उन्हें तो गायक बनना था। और श्रोताओं, सुभाष मुखोपाध्याय उनके एक मित्र थे जिनसे वो बहुत अधिक प्रभावित थे और उनका पहला जो गीत ऑल इंडिया रेडियो में रिकॉर्ड हुआ था 1935 में, उस गीत की जो पंक्ति थी, आमार गाने ते एले नोबु रूपे चिरुंतुनी। हेमंत दा का जो म्यूजिक करियर है वो जो शुरुआती दौर में तैयार हुआ, उनके करियर को जिन्होंने संवारा उनका नाम था शैलेश दत्तगुप्त। और मनीषा जी, हेमंत कुमार पंकज मलिक साहब से बहुत प्रभावित थे। और यही वजह है कि उन्हें सभी छोटो पंकज कहते थे, यानी छोटा पंकज। और शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा उन्होंने ली थी और उनके गुरु थे उस्ताद फैयाज खान साहब के शिष्य फणी भूषण बैनर्जी। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत की शुरुआती शिक्षा हेमंत दा ने ली और उसके बाद 1937 में पहला ग्रामोफोन डिस्क हेमंत दा का आया कोलंबिया के लेबल में और उसमें जो एक गीत था जानी ते जोदी गोतुमी, वो बहुत पॉपुलर हुआ। उस गीत को लिखा था नरेश भट्टाचार्य जी ने और संगीत था शैलेश दत्तगुप्त का। श्रोताओं, इसके बाद तो फिर हेमंत दा ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं 1940 में, जब उनका पहला हिंदी गीत, गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड हुआ और वो गीत जो था उसके कंपोजर कौन थे? कमल दास गुप्ता का संगीत था और ये गाना फैयाज हाशमी साहब की कलम से उतरा था। और गीत कौन सा था? कितना दुख भुलाया तुमने। वाह, हमारे श्रोताओं को बहुत से गीत याद आने लग गए होंगे हेमंत दा की आवाज में। जयंत जी, हम हेमंत कुमार जी के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं और पता नहीं क्यों मेरे स्मृति पटल पर उनकी आवाज में एक गीत लगातार अपनी दस्तक दे रहा है और वो गीत है जो लगभग उनके व्यक्तित्व की ही तरह लगता है, जन्म से बंजारा हूँ बंधु। वाह, क्या बात। एक बार सुन ले क्या? बिल्कुल। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जहाँ कहीं ठहर गया दिल हमने डाले डेरे, रात कहीं नमकीन मिली तो मीठे साँझ सवेरे हो। जहाँ कहीं ठहर गया दिल हमने डाले डेरे, रात कहीं नमकीन मिली तो मीठे साँझ सवेरे। कभी नगरी छोड़ी साहिल छोड़ा, लिया मझधारा बंधु रे। नगरी छोड़ी साहिल छोड़ा, लिया मझधारा बंधु, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। क्या बात है, कितना सुंदर गीत है ये। मनीषा जी, इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद अपने श्रोताओं के प्रतीक्षा की डोरी को और अधिक खींचने से पहले सुना देते हैं हेमंत दा की वो बातचीत
जो हम अपने संग्रहालय से लेकर के आए हैं। जी हाँ, और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि हेमंत कुमार से बातचीत की है मधुप शर्मा ने। आइए सुनते हैं हमारे संग्रहालय की ये विशेष रिकॉर्डिंग। हेमंत दास, संगीत सीखने के लिए सबसे अच्छी उम्र कौन सी होती है? देखिए मधुप जी, संगीत सीखने के लिए अच्छी उम्र कहना तो मुश्किल है, क्योंकि संगीत का जिसका शौक है वो बचपन से मालूम पड़ता है जी कि इसका शौक है, तो वो खुद ही कुछ न कुछ सीख लेता है जी। फिर उसके बाद अगर उनका माता पिता या कोई भी चाहे कि वो सीखें, तो फिर थोड़ी देर बाद, जैसा कि मैट्रिक पास करने के बाद या कॉलेज पढ़ते पढ़ते उसको सिखाएं। हाँ, मतलब आपका पढ़ाई भी पढ़ाई भी तो होना चाहिए जी। तो हेमंत दास, संगीत की दुनिया में आपने पहले गायक की हैसियत से प्रवेश किया या संगीत निर्देशक की हैसियत से? गायक की हैसियत से। अच्छा। पहले मैं आया ऑल इंडिया रेडियो। हाँ। क्लास 9 में जब मैं पढ़ता था जी, तब मैं ऑडिशन दिया, एक प्रोग्राम मिला। अच्छा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग अच्छा शुरू किया। अच्छा। भर्ती हुआ मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग किया, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। हाँ। अच्छा, रविंद्र संगीत आपने शांति निकेतन में सीखा दादा? नहीं मधु जी, शांति निकेतन में सीखने का मौका नहीं मिला मुझे। मैं सीखा उनका जो नोटेशंस जो पब्लिश होता है वहाँ से। अच्छा दादा, प्रसिद्ध गायक होने के बावजूद आपने फिर ये संगीत निर्देशन का जो काम शुरू किया, उसका शौक कैसे हुआ आपको? शौक तो शुरू से ही था। जब ऑल इंडिया रेडियो में मैं काम करता था, गाना गाता था, उस टाइम में म्यूजिक डायरेक्शन भी करता था। अच्छा। वहाँ से शौक शुरू हुआ। हाँ, दोनों शौक शुरू से ही मतलब। फिर मैं फिल्म में आया। अच्छा दादा, ये बताइए कि एक कलाकार को अपनी प्रसिद्धि कायम रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? करना तो बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन क्या होता है जिसको प्रसिद्धि मिल जाता है जी, वो बहुत केयरलेस हो जाते हैं। लेकिन उनको ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। अच्छा। इसलिए कि प्रसिद्धि मतलब ये है कि लोग उनको प्यार करता है, लोग उनको चाहता है। जी हाँ जी। तो फिर उनको भी, जिसको मिलता है प्रसिद्धि, सोचना चाहिए लोगों के लिए। ये इसके लिए उनको बहुत ही सोच के सब कुछ काम करना चाहिए। अच्छा दादा, गाने की धुन बनाने से पहले आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? फिल्म का गाने में सबसे पहले ख्याल रखना पड़ता है सिचुएशन, जिसको हम कहते हैं जी, कि किस सिचुएशन में गाना दिया। फिर कैरेक्टर, अच्छा, अगर ये शहर का हो तो धुन कुछ अलग ही होना चाहिए, गांव का हो कुछ अलग होना चाहिए। अच्छा दादा, ज्यादा संतोष आपको किस बात से होता है, गा के या एक अच्छी धुन बना के या एक अच्छी पिक्चर दे के? गा के होता है, गाना गा के जो लोग अच्छे बोले, और धुन बना के ज्यादा अच्छा लगता है। धुन बनाया और लोगों को पसंद आया, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। संगीत के अलावा और किन किन बातों का शौक है आपको दादा? घूमना, ट्रैवलिंग। अच्छा, हाँ। तो विदेश भी गए होंगे आप? हाँ, विदेश गया। विदेशों में पहले गया था ईस्ट अफ्रीका। हाँ। पूरा ईस्ट अफ्रीका देखा। फिर वहाँ से रोम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड। अच्छा दादा, अंत में ये और बताइए कि फिल्म की सफलता के लिए संगीत कहाँ तक जरूरी या होना ही चाहिए? हाँ, संगीत हिंदी फिल्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारतवासी जो है ना, बहुत ही शौकीन है संगीत का। और हिंदी फिल्म का ये प्रॉब्लम है कि हमको सब जगह के आदमी को सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे कि बंगाल का टेस्ट डिफरेंट है, बॉम्बे एक डिफरेंट है, पंजाब डिफरेंट, साउथ डिफरेंट। तो गाना ही एक कॉमन चीज है, कॉमन जो है ना वो सबको सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम लोग इतना गाना देते हैं हिंदी। जयंत जी, ये रिकॉर्डिंग हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे। हेमंत दा का स्वर, हेमंत दा का स्वर न जाने क्यों मुझे बहुत दैवीय स्वर लगता है। एक ऐसा कंठ जो बहुत परिपक्व तो है ही, साथ ही बहुत सात्विक कंठ भी है। इनके स्वर में जो माधुर्य है उसका कोई दूसरा मुझे आज तक जवाब दिखता नहीं। बंगाल की मिठास है तो वहीं उनके स्वर में अगर आप मराठी कोली गीत सुनते हैं तो वो भी उतना ही मीठा लगता है। आज के कार्यक्रम में हम एक काम करते हैं, हम अपने श्रोताओं को हमेशा उनके फिल्मी गीत सुनवाते हैं।
एक जी बिल्कुल मनीषा जी। मराठी गीत मुझे याद आ रहा है जो लता जी के साथ उन्होंने गाया है, और कैसी खूबसूरती है। पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, उसे बिल्कुल। सुनवाएं आज, थोड़ा सा कुछ जी, जी, अलग जी। हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने मनीषा जी। इस मूर्धन्य कलाकार की बातें अधूरी रह जाएंगी जब तक वो गीत नहीं सुनेंगे। भाल्याचा कालया भाला झुकताय खाली, सोनं चमचमताय दर्याला चढते लाली. भाल्याचा कालया भाला झुकताय खाली, सोनं चमचमताय दर्याला चढते लाली. आम्ही पाण्यामध्ये आपण टाकतो जाली. घन दर्याचा लुटून भरतो डाली, रात पुनवेच चांदन प्याली, कशी चांदीची मासली झाली. रात पुनवेच चांदन प्याली, कशी चांदीची मासली झाली. माझ्या जाळ्यात होऊन आली, नेतो बाजारा भरून मोरा काला, नेतो बाजारा भरून मोरा काला. मी डोलकर 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 दर्याचा राजा. मी डोलकर 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 दर्याचा राजा. कैसा लगा ये गीत जयंत जी? क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत ये लोकगीत था मराठी का एक। जी। और इस गीत को सुनते हुए हेमंत दा के गाए हुए और भी जो मराठी गाने हैं वो याद आने लगे। इनमें मसलन? से एक फिल्म थी हा खेळ सावल्यांचा, जिसके नायक थे डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, मराठी के एक माने हुए कलाकार। जी। और उस फिल्म के लिए एक गीत हेमंत दा ने गाया था, गोमू संगती न माझ्या तू येशील काय. इसका मतलब क्या होता है? गोमू अपनी लड़की मित्र को कहा जाता है। हाँ। ये खास तौर से कोंकणी भाषा में। जी जी। और क्या तुम मेरे साथ आओगी? वाह। तो श्रोताओ, एक कलाकार कभी भी किसी परिधि में बंध कर नहीं रहता, कभी भी किसी भाषा में बंध कर नहीं रहता, सीमाओं में कहाँ बंध कर रहता है कोई कलाकार। और ये हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने प्रति क्षण प्रतिदिन साबित किया है कि कलाकार असीम होता है। और ऐसे ही कलाकारों की आज हम बात कर रहे हैं। ऐसी ही एक अदाकारा जो खुद भी किसी सीमा में नहीं बंधी, जब अभिनय किया तो क्या अभिनय किया, और जब गाया तो क्या गाया। वाह वाह वाह। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी मीठी आवाज, शोख अदाओं और सुंदर आंखों वाली कलाकार की, जिनके बारे में हम क्या बोलें, उनकी आवाज ही खुद उनकी पहचान है। जी हाँ श्रोताओ, सुरैया जी। सुरैया जमाल शेख। आपका जन्म 15 जून 1929 को लाहौर पंजाब में हुआ था। जी। पिता अजीज जमाल शेख और माताजी मुमताज शेख। 1936 में इनका करियर शुरू हुआ था और 1936 से लेकर 1963 तक इन्होंने 60 से भी अधिक फिल्में की, यानी 60 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 300 से भी ज्यादा गाने गाए। सुरैया जी हिंदी सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस कहलाती हैं और मशहूर गायिका तो खैर वो रही ही। सुरैया जी की शुरुआत होती है फिल्म नई दुनिया, जो 1942 में रिलीज हुई थी, जब इनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी। कुछ मजेदार संयोग देखिए सुरैया जी के जीवन के। राज कपूर और मदन मोहन साहब सुरैया जी के बचपन के दोस्त थे। जी हाँ। उनके साथ आकाशवाणी के कार्यक्रमों में वो गाया करती थी। मुंबई आकाशवाणी के कार्यक्रम, जो बच्चों का कार्यक्रम हुआ करता था श्रोताओं, उसमें सुरैया जी गाया करती थी। सुरैया जी अपने ज़माने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। 1940 और 1950 के दशक में वे मल्लिकाए हुस्न, मल्लिकाए तरन्नुम और मल्लिकाए अदाकारी, इन तीनों खिताबों से उन्हें नवाजा गया। सुरैया जी ने बहुत कम उम्र में गाना शुरू कर दिया था, जैसा कि जयंत जी ने शुरुआत में ही आपसे बताया। उनके बारे में कुछ और भी जानकारी है? जी, उनकी पहली फिल्म जो थी, उस फिल्म का नाम था मैडम फैशन। ये 1936 की फिल्म थी, जिसकी नायिका और निर्देशिका थी जद्दन बाई। और इस फिल्म में सुरैया जी के साथ काम कर रही थी नरगिस, जो इस फिल्म में आई थी बेबी रानी के नाम से।
और ये फिल्म उन्हें मिली थी अपने मामूजान एम जहूर की वजह से। एम जहूर अपने जमाने में जाने जाते थे अपनी नेगेटिव रोल्स की वजह से। उन्होंने कई फिल्मों में विलेन का अभिनय भी किया था। और जब सुरैया 13 बरस की थी जी, उन्हें नौशाद अली साहब ने सुना आकाशवाणी में यानी ऑल इंडिया रेडियो में गाते हुए, और पहला ब्रेक गाने का उन्हें दिया। फिल्म शारदा के गीत उनसे गवाए। ये 1942 की बात है। और इसके बाद श्रोताओं फिर सुरैया जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1946 में आई अनमोल घड़ी, 1947 में आई फिल्म दर्द, 1949 में दिल लगी, और फिर दास्तान, और फिर ये कैसी अजब दास्तान हो गई, छुपाते छुपाते बयां हो गई। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। ये दिल का धड़कना, ये नजरों का झुकना, जिगर में जलन सी, ये सांसों का रुकना, खुदा जाने क्या दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। बुझा दो बुझा दो बुझा दो सितारों की शम्में, बुझा दो। छुपा दो छुपा दो छुपा दो हंसी चांद को भी छुपा दो। यहाँ रोशनी मेहमान हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। फिल्म रुस्तम सोहराब का ये गीत हम सुन रहे थे श्रोताओं। आवाज जी हाँ सुरैया की थी। और अब हम आपको एक रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो खुद सुरैया जी के स्वर में हमारे पास है। ये एक जयमाला है जो उन्होंने फौजी भाइयों के लिए पेश की थी, और एक बहुत खूबसूरत जयमाला है जयंत जी। ये इसे जब भी सुनते हैं तब बड़ा रोमांच होता है। इसका एक संपादित अंश आज हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। बहुत ही हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता सा ये कार्यक्रम है, तो आइए सुनते हैं। आदाब। जब भी कहीं मुझे कुछ कहने का मौका मिलता है तो यादों का एक तूफान सा उमड़ आता है और मैं उसकी ऊंची नीची लहरों में खो सी जाती हूँ। इस वक्त भी यही हालत है। हाँ, याद आया, जब मेरी पहली फिल्म स्टेशन मास्टर बन रही थी तो नौशाद साहब ने मुझसे एक बच्चों का गीत गवाया था। उस फिल्म में मैंने भी एक बच्चे का ही रोल किया था। जब लोगों ने ये गीत सुना और पसंद किया तो फिल्म शारदा की हीरोइन मेहताब के लिए नौशाद साहब ने मुझसे एक गीत और रिकॉर्ड करवाया। रिकॉर्डिंग के वक्त मेहताब ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची स्टूल पर खड़े होकर उनके लिए गा रही है, तो वो बड़ी नाराज हुई। मेरे ऊपर नहीं फिल्म बनाने वालों पर। और जब ये गाना हिट हुआ तब उनकी नाराजगी दूर हो गई और फिर तो मैंने उनके कई गीत गाए। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जिन पर इंसान सदा नाज करता है। मेरी जिंदगी में भी एक मौका ऐसा आया था जब फिल्म मिर्जा गालिब को प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला और उस फिल्म का एक खास शो राष्ट्रपति भवन में हुआ, जहां हमने पंडित नेहरू जी के साथ ये फिल्म देखी थी। पंडित जी हर सीन पर खुद मुझसे मेरी तारीफ करते और मैं फूली ना समाती। सन 52 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पेक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पेक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा
कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा, लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पेक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी। खैर, दूसरे दिन जब अखबारों में ये खबर छपी तो मैं फिल्म बिल्वा मंगल का ये गीत पिक्चराइज कर रही थी। परवानों से प्रीत सीख ले, क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा, फिर दुनिया को याद रहेगा, तेरा मेरा अफसाना, परवानों से प्रीत सीख ले, क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा। शबनम से हम सीखेंगे फरियाद न करना, रो लेना, फरियाद न करना, रो लेना, फूलों से सीखेंगे हम कांटों की नोक पर मुस्काना, फिर दुनिया को याद रहेगा, फिर दुनिया को याद रहेगा, तेरा मेरा अफसाना, परवानों से प्रीत सीख ले, क्षमा से सीखे जल जाना, फिर दुनिया को याद रहेगा। मशहूर गायिका अभिनेत्री सुरैया द्वारा प्रस्तुत जयमाला कार्यक्रम के अंश अपने श्रोताओं को हमने सुनाए मनीषा जी। और हमने बात की थी कि किस तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, बहुत ही शूख अंदाज में, और उनकी आंखें अभिनय करती थीं, बोलती थीं। जितना उनका स्वर मीठा था उतने ही चंचल उनके नैन थे। तो एक गीत खुद उनका गाया हुआ फिल्म शमा का है, गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत है, कमाल का गीत है, आइए उसे सुनते हैं। चलिए। मस्त आँखों में शरारत, कभी ऐसी तो न थी, कभी ऐसी तो न थी, यूं ही शर्माने की आदत, कभी ऐसी तो न थी, कभी ऐसी तो न थी। गायिका और अभिनेत्री सुरैया के स्वर में इस गीत को हमने अभी अपने श्रोताओं को सुनवाया, और उनके साथ हमने भी सुना शायर कैफी आजमी साहब, संगीत गुलाम मोहम्मद का। क्या ज़माना था, जितना मधुर संगीत उतनी ही खूबसूरत शायरी। कैफी साहब का ये गीत लिखा हुआ था श्रोताओं, और हम बात करेंगे शायरी की ही, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ बहुत मशहूर शायरों ने नवाजा अपनी कलम से, और ऐसे ही एक महान शायर शहरयार साहब, जिनकी गज़लें, जिनके लिखे गीत आज
तक हमारे ज़हन दिल में उतना ही असर करते हैं जितने उस ज़माने में किया करते थे। और मनीषा जी, सुरैया जी की आवाज़ में गीत जो हम सुन रहे थे, उसे सुनते-सुनते मुझे शहरयार साहब का गीत याद आ गया। एक गज़ल है वो फ़िल्म उमराव जान की। हाँ। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। वाह, कमाल की गज़ल है और उसे उतनी ही खूबसूरती से आशा जी ने गाया और संगीतबद्ध किया था ख़याम साहब ने। श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं शहरयार साहब की, जिनका पूरा नाम था अखलाक मोहम्मद खान। यानी शहरयार साहब का जन्म 16 जून 1936 को औला बरेली में हुआ। शहरयार खान साहब दरअसल एक मशहूर एकेडमिशियन के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं और उर्दू अदब के माने हुए शायर। शहरयार साहब की शायरी ने सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में ध्यान खींचा था। फिल्म आई थी, आपको याद होगी, 1978 में गमन जी। और गमन के लगभग सभी गीत बहुत मशहूर हुए जो शहरयार साहब ने लिखे। इसके बाद से ये गाना जो सुरेश वाडकर की आवाज में है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। 1978 में गमन रिलीज हुई और उसके बाद 1981 में एक और मशहूर फिल्म आई उमराव जान, जिसके डायरेक्टर थे मुजफ्फर अली साहब। और इस फिल्म ने तो जैसे धूम मचा दी और इसकी शायरी आज तक हमारे ज़हनो दिल पे कब्जा किए हुए है। जी हाँ, ये कलम थी शहरयार साहब की और कमाल की गज़लें इस फिल्म में हैं जिससे हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। श्रोताओं, एक बात हम शहरयार साहब के बारे में आपसे और कहना चाहेंगे। उनका एक रिसाला था उर्दू में, ख्वाब का दरबंद है, जिसे साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया और सन 2008 में आपको साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया। और अब मुझे लगता है जयंत जी, हम शहरयार साहब का वो इंटरव्यू अपने श्रोताओं की नजर करें जो हमारे पास विविध भारती के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसी स्टूडियो में शहरयार साहब खुद तशरीफ लाए थे और उनसे बातचीत की थी हमारे साथी यूनुस खान ने। शहरयार साहब, जिंदगी की सख्त जमीन पर शायरी की कोंपल कैसे फूटी थी? ये बहुत ही दिलचस्प चीज है मेरे सिलसिले में। मेरे वहाँ मैं बार बार अपनी जिंदगी के शुरू के 17, 18, 19 साल देखता हूँ तो कहीं दूर तक शायरी से कोई लेना देना मुझको नहीं था जी। मेरे घर में किसी ने शायरी नहीं की, मेरे खानदान में किसी ने शायरी नहीं की। बहुत दूर के मेरे एक अजीज थे जो पाकिस्तान चले गए और उर्दू के बहुत मशहूर शायर बाद में हुआ था नफीस जी। उनको मैंने ज़रूर शायर की हैसियत से देखा था और उनके बारे में मेरे घर में कोई बहुत अच्छी राय नहीं थी जी, जैसे आम तौर पर शायरों के बारे में होती है। मैं बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर था और एथलीट था बेसिकली। वाह। और मेरे फादर मुझ में एक पुलिस ऑफिसर बनने की पूरी सलाहियत देखते थे जी। वो बाद में मैंने इत्तफाक है कि मेरा तारुफ हुआ खलील रहमान आज़मी जो उर्दू के बहुत बड़े शायर और नक्काद, और उनके लिए आपने अपनी एक रचना भी लिखी है। हाँ, नहीं एक नहीं, बहुत सी रचनाएं लिखी मैंने उनके ऊपर। तो बस उनके साथ में रहने लगा और शायद उनके साथ रहने का जस्टिफिकेशन के लिए मैंने कुछ शायरी पढ़ना शुरू की और शायरी की तरफ, और फिर मैं वाकई शेर करने लगा और यानी बीए में जब था तो इसमें मैंने बाकायदा शायरी शुरू की। शहरयार साहब, आपने कहा कि 18-19 साल की उम्र तक आपको ये एहसास नहीं था कि शायरी की दुनिया में आपके कदम आने वाले हैं। अरे साहब, जो चीज़ बुनियादी शर्त होती है कि वजन को एहसास, वो भी नहीं था मुझे जी। मैं जो इम्तहान देता था तो शेर जो थे वो रट के जाता था, मतलब लिखने के लिए, उर्दू की ज़ाहिर सब्जेक्ट था जी जी, तो बाकायदा रट के शेर में लिखा करता था। मुझ में ये मौजूद है। आज भी मुझे जो मीटर के जो मतलब जो स्कैनिंग वगैरह करना जो है मुझे नहीं आता, मतलब फाइलातुन फाइल, बस मेरे कान मुझे जहाँ कभी शुबा होता है मुझे तो मैं किसी को सुना लेता हूँ जी। ये मैं खलील रहमान आज़मी यानी मेरे उस इन मानों में उस्ताद थे कि पहले मैं उनको चीज़ दिखा लेता था। जब वो एक मीटर देखते थे, कभी उन्होंने ये नहीं किया कि इसको लफ्ज़ को इधर कर दो उसको, इसलिए कि मेरे अंदर कुछ शायद ये सलाहियत थी मौजूद कि मैं गैर ज़रूरी बातों का कभी कायल नहीं रहा जी। तो मेरे वहाँ मतलब एडिटिंग बहुत अच्छी होती है जी। क्या नहीं होना चाहिए ये आमतौर से मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। अब कभी क्या होना चाहिए नहीं हो पाता, लेकिन ये कि क्या नहीं हो वो तो मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। फिर मैंने करियर भी शुरू किया एडिटर की हैसियत से जी।
तो मेरे एक दोस्त कहते हैं कि तुमको उस एडिटिंग का ज़माना जो है उसने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है कि क्या चीज़ कम कर देना चाहिए, और इसीलिए मेरे वहाँ बहुत इख्तिसार पाया जाता है। प्रिसिशन जो शायरी या हर चीज़, हर आर्ट की लिए खूबी यही है कि वो जितनी प्रिसाइज हो उतनी अच्छा है जी। तो अब मैं आज तक मुझे हैरत होती है, अब भी जब मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो उसके बाद भी हैरत होती है। और सबसे बड़ी जो देन पहले किसी चीज़ की होती है वो हैरत है जो उस पर लिखने पर होती है। अच्छा, उसमें जब मज़ा आता है हैरानी में भी। जी, लेकिन आपके शायर बन जाने की जो हैरानी है वो घर वालों को तो बहुत ज़्यादा नहीं, घर वालों से तो मेरा कदर चालू है। मेरे वालिद साहब ने तकरीबन मुझे मतलब निकाल दिया घर से और खलीमान आजमी घर रहने लगा मैं। अच्छा। उनकी ज़िंदगी में तो मैं शायर हो गया था और उनको थोड़ा हैरत भी हो रही थी कि ये शायरी का रास्ता भी कुछ मुफीद है, नौकरी वोकरी भी कर रहा है ये। और भाई तो मेरे बहुत खुश होते थे, मतलब DYSP थे, तो वो बाद में तारुफ कराते थे मेरा भाई ये शायर है, इसकी किताब छप चुकी है, बहुत मशहूर आदमी है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप अपने ताज़ा अशार अपने सुनने वालों को तक पहुंचाएंगे। ये मेरे नए कलेक्शन में है जी, इरशाद। दिल में तूफान है और आँखों में तुग़यानी है, दिल में तूफान है और आँखों में तुग़यानी है, ज़िंदगी हमने मगर हार नहीं मानी है। वाह। दिल में तूफान है और आँखों में तुग़यानी है, ज़िंदगी हमने मगर हार नहीं मानी है, गमज़दा वो भी हैं दुश्वार है मरना जिनको, गमज़दा वो भी हैं दुश्वार है मरना जिनको, वो भी शाकी हैं जिन्हें जीने की आसानी है। क्या बात, गीत सुन लिया जाए शहरयार साहब। अब वो मैं अपना ही चाहता हूँ कि वो सुना दीजिए आप। उमराव जान में जो है ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। जी जरूर। क्या कोई उदास बेकरार है। वाह, कमाल की शायरी, कमाल का संगीत। श्रोताओं, इसके बाद कुछ कहने कुछ सुनने को दिल ही नहीं करता। अब अगली विविधा तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि गला रुंधने लगता है कुछ गीतों को सुनकर, और आज कमोबेश हमारी हालत यही है। तो इजाज़त लेते हैं आपसे, अगली विविधा में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अब दीजिए मनीषा जैन और जयंत पात्रिकर को इजाज़त। नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।